हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जो बिहार दरोगा जो प्री 2018 का क्वेश्चन है, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट यानी 50 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आज उसका हम लोग पार्ट 2 करेंगे। यानी रेस्ट जो 51 से लेकर के 100 जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, आपके वैसे सामने दिख भी रहा होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है ना। तो क्वेश्चन नंबर आपका 51 दिख रहा है, क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। अब पहले ये समझिए कि प्रार्थना समाज जो है, क्योंकि इससे देखिए जितने भी इम्पॉर्टेंट संस्था है, ठीक है, प्रार्थना समाज या और भी बहुत सारे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, है ना, तो इन सब से क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ये इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, जब हम लोग हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ भी पढ़ेंगे। वैसे इसकी एक अलग से वीडियो भी आ जाएगी जल्दी, है ना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ समझते हैं कि पहले प्रार्थना समाज जो है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। तो प्रार्थना समाज की अगर बात करें, ये संस्था 1867 में बनी थी, 1867 में बनी थी। इसको बनाया था किसने, एक व्यक्ति हैं, एंड वैसे इसमें 3 व्यक्ति थे और जो मेन आपका नाम रहता है वो है आत्माराम, है ना, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, क्या नाम है, आत्माराम पांडुरंग जो है ये थे। इसके अलावा अगर बात करें और कौन से लोग थे इसमें, ठीक है, तो इसके अलावा एमजी रानाडे थे, है ना। साथ में कौन थे, तो एमजी रानाडे का भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो एमजी रानाडे भी इसमें थे। और एमजी रानाडे के अलावा जो एक व्यक्ति थे उनका नाम था जी भंडारकर। क्या नाम था, तो जी भंडारकर। तो आप उनका भी भंडारकर, ठीक है, उनका भी नाम आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। लेकिन आपको ज़्यादातर जगह जो है इनका नाम, आत्माराम पांडुरंग का जो है उनका नाम लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, देखिए प्रार्थना समाज की बात करें तो इस समाज को कई उद्देश्यों से बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पर जो उद्देश्य दिए हैं जरा एक बार पढ़ लेते हैं, है ना। क्या क्या दिया हुआ है इसमें, तो पूछा है कौन से उसकी मांग नहीं थी। स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना और अस्पृश्यता की समाप्ति। देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो 4 ऑप्शन है, चारों ही ऑप्शन एक्चुअली में उसके उद्देश्य हैं। अगर आप प्रार्थना समाज के उद्देश्य को देखेंगे तो ये चारों ही हैं। बट अब चूंकि यहाँ पर ऑप्शन तो इसमें से कोई एक ही आपको सेलेक्ट करना है, तो मांग के रूप में आप जो है इसका ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये चारों ही ऑप्शन सही हैं। ये एग्जाम में एक तरह से रॉन्ग क्वेश्चन की कैटेगरी में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये चारों ही ऑप्शन, अगर आप इसके बारे में सर्च करेंगे, आप देखेंगे तो आप पाइएगा कि इनके ये चारों ही उद्देश्य हैं। उन्होंने स्त्री शिक्षा की मांग करी, उनको सुधारने के लिए कोशिश करा, विधवा पुनर्विवाह में को भी, है ना, उन्होंने बढ़ावा दिया। इसके अलावा लड़कियों लड़कियों की विवाह आयु में भी वृद्धि करने का जो है इनका उद्देश्य था। ठीक है, और अस्पृश्यता, खास करके आप देखेंगे दलित सबके बारे में, दलित के न्याय के लिए वो लोग लड़ रहे थे, तो वो भी उसमें सही है। ठीक है, तो ये चारों ही ऑप्शन एक्चुअल में करेक्ट हैं। लेकिन यहां पर अगर आप कोई एक, अगर आपको यहां पर चूंकि मांग कह करके दिया है तो आप कोई ऑप्शन नंबर 3 टिक कर सकते हैं, बट अगेन हम इसको रॉन्ग क्वेश्चन के कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन क्या है, भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नव भारत शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है एक्चुअली। ठीक है, देखिए हम जो है तेल की अगर बात करेंगे, पेट्रोलियम की बात करेंगे, तो हम लोग ज़्यादातर जो है ये, है ना, इराक, है ना, इराक से हमने बहुत समय तक, लंबे समय तक जो है वहाँ से ऑयल बाय किया। उसके अलावा हम बाकी कंट्री, सऊदी अरेबिया, है ना, कुवैत, इन सब से हम लोग ऑयल बाय करते हैं। ठीक है, लेकिन हमने 2017 में पहली बार अमेरिका से कच्चा तेल खरीदा, ऑयल बाय किया। ठीक है, और ये जो है हमारा, ठीक है, ये 2017 में किया गया था। और ये पूछा गया आपसे क्या, ये कौन से बंदरगाह पर पहुंचा था। देखिए बंदरगाह यहाँ आप देखें तो एक ऑप्शन हमारा क्या है, कांडला बंदरगाह। ठीक है, कांडला बंदरगाह, इसी को आज अब हम लोग क्या कहते हैं, 2017 में इसका ही नाम बदल करके क्या कर दिया गया, दीनदयाल, है ना, दीनदयाल, है ना, पोर्ट जो है वो कर दिया गया, या बंदरगाह कर दिया गया। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, आपसे ये पूछा जा सकता है कि दीनदयाल बंदरगाह जो है वो उसी का दूसरा नाम क्या है, कांडला। और ये है कहाँ पर, ये गुजरात में है।
तो ये पश्चिमी अगर आप देखें क्षेत्र का जो है, या हमारे जो पश्चिमी भाग है वहाँ उधर का पोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ गुजरात, तो गुजरात हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये लेकिन आंसर नहीं है, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो पश्चिमी क्षेत्र का एक और बंदरगाह यहाँ पर हमारा है, मुंबई का बंदरगाह, लेकिन ये भी आंसर नहीं है। ये आया कहाँ था? पारादीप बंदरगाह, है ना। ये कहाँ पर आया था? सॉरी, है ना। तो ये आया था पारादीप। ये कहाँ पर है पारादीप? अगर बंदरगाह की मैं अगर बात करूं, ठीक है, तो ये कहाँ पर है पारादीप बंदरगाह? ये उड़ीसा में है, ठीक है। यानी कि ये हमारा पूर्वी तट का बंदरगाह है, उड़ीसा। कोलकाता जो है, कोलकाता का बंदरगाह जो है ना, वो भी उसका भी नाम रखा गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी, है ना। आप जानते होंगे ये क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। तो ये इनका भी नाम ध्यान में रखिएगा, मुखर्जी पोर्ट, ये हो गया, इनका भी नाम परिवर्तित कर दिया गया है, ये भी पोर्ट हो गया, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखें, ये भी पूर्वी क्षेत्र का हो गया। और मुंबई बंदरगाह जो है ना, वो हमारा पश्चिमी तट का। तो पश्चिमी तट के दो हो गए यहाँ, कांडला और हमारा मुंबई दिया हुआ है। कांडला को दीनदयाल कहते हैं, ठीक है। और पूर्वी तट का कोलकाता बंदरगाह, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदर पोर्ट कहते हैं, और दूसरा हमारा पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। और आंसर इसका हो जाएगा, तो पारादीप बंदरगाह पर पहली बार जो है अमेरिका से कच्चे तेल का शिपमेंट आया था यहाँ पर, है ना। जो हमारा आईओसी, अच्छा ये इसको किसने बाय किया था? भारत सरकार ने ऑयल बाय किया, किस कंपनी के माध्यम से? आईओसी, है ना, यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है उसके द्वारा जो है ये बाय किया गया था। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति बने, यानी कितने नंबर के बने थे? आपको पता भी होगा कि अभी जो हमारी नई राष्ट्रपति हैं वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। तो रामनाथ कोविंद जो है वो 14वें, है ना, 14th प्रेसिडेंट थे इंडिया के, ठीक है। 14th प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद। अभी जो हमारा, है ना, प्रेसिडेंट 15वां प्रेसिडेंट, ये कौन है? तो आप नाम तो वैसे जानते ही होंगे, है ना, द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो इनका नाम, और आपको पता भी होगा कि ये ट्राइबल कम्युनिटी की पहली महिला क्या है, या फिर कहिए कि ट्राइबल कम्युनिटी की पहली राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान है कि आदिवासी समाज से आने वाली ये पहली व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति पद को, है ना, प्राप्त किया या राष्ट्रपति पद पर बैठी हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा, है ना। तो 54 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 54 की हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसका अरेंजमेंट गड़बड़ है, लेकिन चलिए पढ़ लेते हैं इसको। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। देखिए यहाँ पर सूची 2 एक्चुअली इस साइड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर है। आप यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन को। मैं इस साइड आ जाता हूँ, है ना। आप देखिए यहाँ लोथल, रोपड़, राखीगढ़ी, कालीबंगा दिया, और इसको मैच करना है। देखिए कौन सा कहाँ पर है। आपने लोथल के बारे में सुना भी होगा, है ना। लोथल बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन का, है ना, एक साइट है, एक जगह है, ठीक है। मतलब हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका एक प्रमुख स्थल है लोथल, ठीक है। लोथल की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ पर है? लोथल आपका गुजरात में है। ये कहाँ पर है? गुजरात। वो जो है ना खंबात की खाड़ी है ना, गल्फ ऑफ कैम्बे जिसको बोलते हैं, वहीं पर ये है, ठीक है। तो लोथल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाता है आपके लिए याद रखने के लिए, ठीक है। गुजरात में और भी है धोलावीरा, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया था, तो आप उनका भी नाम ध्यान में रखेंगे। गुजरात में धोलावीरा भी है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आपको धोलावीरा भी है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। खैर चलिए, उसके बाद अगर बात करें रोपड़, रोपड़ कहाँ पर है? रोपड़ आपका पंजाब में है, तो आप ध्यान में रखेंगे। रोपड़ कहाँ पर है? ये भी एक प्रमुख स्थल है, ये पंजाब में है। वहीं राखीगढ़ी की अगर मैं बात करूं, ये कहाँ पर है? ये हरियाणा में है। तो राखीगढ़ी की अगर बात करें तो वो हरियाणा में है। और कालीबंगा ये हमारा कहाँ हो गया? ये राजस्थान में, ठीक है। ये सारे ही साइट स्पेशल हैं, सारे ही साइट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं जो आपको याद रखना चाहिए। अगेन ये आप हिस्ट्री के क्लास में देखेंगे, आप खुद भी बुक से इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए आप देख ही रहे इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, तो आप सॉरी आप इसको ज़रूर याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हमारा। तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए आते हैं। कह रहा है कि भारत के संविधान के, ये है ना, एक सेकेंड, है ना। तो भारत के संविधान के, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, यहाँ पर उद्देशिका लिखेंगे। यहाँ पर ये उद्देश्य का हो गया ना, तो यहाँ पर इसको उद्देशिका
अगर मैं कहूँ ये, तो भारतीय संविधान के उद्देश्य का, उसी को हम लोग प्रस्तावना भी कहते हैं। तो भारत के संविधान के उद्देश्य का या प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है। अब कथन को जरा देखते हैं। आप प्रस्तावना के बारे में जानते ही हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन सा कथन है। पहले लिखा है उद्देशिका जो है यानी प्रस्तावना जो है वो स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। बिल्कुल सही है ना। क्या उद्देशिका जो है ये साफ साफ लिखा है। देखिए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक पार्ट तो नहीं है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि क्या ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है ये, ठीक है। खैर, तो उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय तो नहीं है ये, ठीक है। तो ये तो आपका क्या है यहाँ पर प्रश्न, ये सही है कथन। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। बिल्कुल, उद्देश्य का देखिए उन सभी उद्देश्यों के बारे में कहता है। आप जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि प्रस्तावना में है ना उस सभी बातें, मुख्य बिंदु लिखा रहता है जिसको संविधान मानती है और इस देश में लागू करना चाहती है, ठीक है। तो ये भी सही है। उद्देश्य का स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। बिल्कुल, उद्देशिका में आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहला लाइन यही है, हम भारत के लोग, है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वहीं से पता चलता है कि जो संविधान अपना प्राधिकार है कहां से प्राप्त करता है, ये संविधान हमने बनाया है, ये संविधान हमने खुद को दिया है, ठीक है। तो ये प्राधिकार को भी बताता है। तो ये तीनों ही पॉइंट सही होंगे इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है यानी ए बी सी तीनों ही सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, है ना। तो हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 56। 56 की अगर बात करें तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो पेटेंट के संदर्भ में कह रहा है क्या कि सही नहीं है। आपने पेटेंट राइट के बारे में सुना होगा। जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं ना, अगर आपने खुद का कोई प्रोडक्ट बनाया है तो आप उसमें पेटेंट राइट गेन कर सकते हैं, यानी कि पेटेंट राइट जो है एक सर्टेन समय के लिए आपको मिलता है ना, और उस प्रोडक्ट को कोई और नहीं बना सकता, वो इलीगल होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो पेटेंट राइट के संदर्भ में यहाँ क्या है देख लेते हैं पढ़ करके। कह रहा है पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पादन या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करना है के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि ये एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है, ठीक है, मैंने बताया भी। पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है, बिल्कुल करता है, इसलिए तो पेटेंट राइट लिया जाता है, ठीक है। अब वहां वह है ना, वह होना चाहिए, ये वहां तो नहीं होना चाहिए, ये होगा वह, ठीक है। तो वह अनंत समय के लिए किया जाता है, ये गलत है। देखिए अभी जैसा मैंने कहा पेटेंट एक सर्टेन टाइम के लिए किया जाता है, तो देखिए ये तो आपका सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सॉरी ये गलत है, ये आपका गलत हो जाएगा, है ना। बाकी चौथा देखते हैं, पेटेंट मालिक के पास ये अधिकार है कि वह यह निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार को कौन इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल ये भी सही है कि अगर आपको पेटेंट मिला हुआ है तो आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि कौन उसको, है ना, इस्तेमाल कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आपके पास अधिकार होता है। तो पेटेंट से संबंध यहां पर पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा आंसर की अगर मैं बात करूं तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि वो अनंत समय के लिए नहीं होता, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 57। कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक पहुंचती है। हम सबको पता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इस ब्रह्मपुत्र के बारे में, है ना, डिस्कस किया था। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो मानसरोवर, तिब्बत वाले क्षेत्र में मानसरोवर झील के पास से निकलती है, और ये तिब्बत में, चाइना का जो तिब्बत वाला क्षेत्र है उसमें ये बहते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश से फिर ये असम में एंटर करती है, और असम से फिर ये बांग्लादेश से होते हुए ये कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये उसका जो है वो पाथ है। यहाँ पूछा क्या है कि इसका जो है अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, कौन कौन से देश पूछा है। तो ये तो आप आसानी से, तिब्बत, चीन, म्यांमार से तो बिल्कुल, भारत से गुजरता है, म्यांमार तो भूटान से गुजरता नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। नेपाल से भी नहीं करता, भारत करता है, भारत से करता है, बट ये दोनों गलत हैं, ठीक है। तीसरा देखिए, चीन, भारत एवं बांग्लादेश, ये सही होगा, क्योंकि अभी जैसा हमने कहा भी कि चीन का तिब्बत वाला क्षेत्र से होते हुए ये भारत में एंटर करती है, फिर भारत से बांग्लादेश में, ठीक है। अब यहाँ एक और पॉइंट आप याद रख सकते हैं, चीन में जो है इसको, है ना, यानी चीन, यहाँ पर चीन जब कहते हैं तो तिब्बत वाले क्षेत्र, यहाँ इसको सांगपो के नाम से बुलाया जाता है। यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, सांगपो कहा जाता है। जब भारत में आता है अरुणाचल प्रदेश में इसको, है ना, सियांग या दिहांग के नाम से इसको बुलाया जाता है।
है ना, क्या कहा जाता है, सियांग या दिहांग के नाम से इसको बुलाया जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये क्या होता है, ये असम में जाता है, असम में इसको एक और नाम दिया जाता है लुइत, है ना, लुइत नदी के नाम से ब्रह्मपुत्रा बहती है। फिर ये बांग्लादेश में जाता है, जहां इसका नाम क्या कर दिया जाता है, जमुना कर दिया जाता है, इसका क्या कर दिया जाता है, जमुना, ठीक है, जमुना इसका कर दिया जाता है। तो ये आप नाम भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 58 में देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता। चीन तो लगता है, ये आप जानते ही हैं, है ना, ताइवान, वर्मा, भूटान, कौन सा नहीं लगता। ये तो बहुत आसान है आंसर करना। देखिए अगर आप सीमा की बात करेंगे तो भारत की सीमा, स्थल सीमा जो 7 देशों से लगती है ना, जो बहुत बेसिक है, क्लास है ना 6, 7 सब में इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहता है। ताइवान हमसे बहुत दूर है, ठीक है, बहुत हट करके ताइवान, इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ताइवान, है ना, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ताइवान हो जाएगा, ठीक है। ताइवान से हमारा बॉर्डर नहीं लगता। किस किस से लगता है, देखिए हमारा पाकिस्तान से लगता है, हमारा चाइना के साथ लगता है, हमारा अफगानिस्तान के साथ लगता है, बांग्लादेश के साथ लगता है, भूटान के साथ लगता है ना, तो नेपाल के साथ लगता है ना, और म्यांमार। ये 7 जो हैं स्थलीय ये सीमा जो हमारा इन 7 देशों के साथ। बाकी हम अपने पड़ोसी में 2 और कंट्री को काउंट करते हैं, श्रीलंका को, जिसे हमारा स्थल सीमा तो नहीं लगता, जल सीमा कह सकते हैं, है ना, और हमारा मालदीव। तो ये हमारे जो है 9 टोटल पड़ोसी हैं। तो आपको नीबरिंग कंट्रीज हमारा याद होना चाहिए और उसके बारे में भी डिटेल भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला हमारा सवाल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है। देखिए अब ये सवाल अगेन 2018 का सवाल है। तो उस समय यूनेस्को के जो डायरेक्टर जनरल थे वो कौन थे सॉरी, है ना, तो ये थे आंद्रे अजोवे, ठीक है। बेसिकली अगर आप देखें तो यूनेस्को के वर्तमान भी वही हैं, ठीक है। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अच्छा, यूनेस्को के बारे में 1-2 पॉइंट आप ध्यान रख लीजिए, है ना। मैं यूनेस्को के बारे में आपको 1-2, सबसे पहले आप एक ये पॉइंट याद रख सकते हैं, यूनेस्को की स्थापना कब हुई। तो ये हुई थी 16 नवंबर 1945 को। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई। एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरा, अगर यूनेस्को की अगर बात करें, यूनेस्को में कितने सदस्य हैं, यूनेस्को में सदस्य कितने हैं ये भी ध्यान में रखना है। देखिए 194 देश तो इसके मेंबर हैं और 12 जो हैं इसको हम लोग ऑब्जर्वर स्टेट कहते हैं, ठीक है, यानी ओएस, ऑब्जर्वर स्टेट कहते हैं। बाकी 194 कंट्री इसका सदस्य है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट जो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसका हेडक्वार्टर। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो है पेरिस में। तो आपको एक और पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में। ये भी सवाल एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप ये सब पॉइंट नोट करते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 60। कह रहा है किस राजनीतिक दल ने किस राजनीतिक ने, यानी कि किस पॉलिटिशियन ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द कोलिशन ईयर, है ना, कोलिशन ईयर्स, है ना, 1996-2012। देखिए भारत में अगर आप देखें तो पहले जो कोलिशन, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, गठबंधन। कोलिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, गठबंधन, ठीक है। ऐसा इन्होंने बुक का हेडिंग क्यों दिया था, टाइटल, ठीक है, इसलिए क्योंकि 90 से 2000 का समय था। और उसके बाद आप देखिए, क्योंकि उससे पहले जो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, वो अकेले इकलौती कह लीजिए वो रूल कर रहा था, ठीक है। लेकिन ये जो आपका लास्ट 90s का था, ठीक है, यानी कि 1990 से जो हमारा 2000 और उसके बाद का समय रहा, उसमें एक चीज़ क्या देखने के लिए, कोई भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा था। तो तब यहां पर कोलिशन यानी गठबंधन की प्रक्रिया जोरों शोरों शुरू हो गई। बहुत सारे गठबंधन बने टूटे ये देखने को मिला। इसलिए इन्होंने किताब का ये हेडिंग दिया है कि द कोलिशन ईयर्स, है द कोलिशन ईयर्स, है ना, 1996 to 2012। और ये किताब किसने लिखी है, तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति है ना, और वो कौन है, प्रणब मुखर्जी। तो ये कौन थे, प्रणब मुखर्जी ने ये किताब लिखी थी। ये हमारे 13वें प्रेसिडेंट थे, क्योंकि इससे पहले हमको पता है कि रामनाथ कोविंद 14वें थे, अभी तो द्रौपदी मुर्मू है, 14वें रामनाथ कोविंद थे।
और उनसे पहले जो है कौन थे, तो प्रणब मुखर्जी थे। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले। और बाकी लोग आप मनमोहन सिंह को जानते हैं, 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं हमारे देश के, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे जब 1991 का वो समय आया था। ठीक है, जिस समय हमारे यहाँ उदारीकरण है ना, लिबरेशन, व्यापार को और कंट्री को बेसिकली जो है उसके ट्रेड को लिबरेट किया गया था। ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स वो खैर आप इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। हामिद अंसारी और वेंकैया नायडू दोनों उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, तो ये नाम आपको जरूर याद रहेगा। लोकतंत्र के बारे में क्वेश्चन नंबर 61, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। करते हैं, कह रहा है कि इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, बिल्कुल सही है। ये लोकतंत्र में वर्तमान में ये गलत, ये कुछ नहीं है, यहाँ हो जाएगा सत्तासीन हो जाएगा ना, 87 वो हिंदी में ले लिया था, है ना, सत्तासीन है ना, यानी कि सत्ता पर जो हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, कौन सा सही है? देखिए, पहला तो इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये तो लोकतंत्र के यही तो बेसिक पॉइंट है। ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं। ठीक है, ये तो सही है हमारा। अच्छा, प्रत्येक मत का मूल्य जो है वो एक होता है या एक समान होता है, आप कह लीजिए, ये भी बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा, लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफी होती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है जो सत्तासीन है वो दोबारा सत्ता में आ सकता है, ऐसा कोई नहीं। ये डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा काम करते हैं, जनता उनका कितना समर्थन करती है ना। जनता को अगर उसमें विश्वास है तो वो आगे भी बार बार उनको चुनेंगे। आपने भारत में प्रधानमंत्री, आपने मुख्यमंत्री देखा होगा जो 20-20, 25-25 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आप देखिए नवीन पटनायक उड़ीसा में कितने, अभी सबसे ज्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का उनके नाम रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है, तो नवीन पटनायक बहुत लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो जनता में अगर, जनता को अगर आप में विश्वास है, लीडर में विश्वास है, तो उनको बार बार चुनेंगे। तो ऐसा कोई नहीं है कि सत्तासीन लोग हैं तो उनके हारने की संभावना ज्यादा होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा केवल 1A and C। ठीक है, तो यहाँ 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 62। कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद, यानी जिसको हम लोग है ना सकल GDP बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि हमारा क्या हो गया GDP है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित। ये क्लास 10th में बिहार बोर्ड के बुक में इसके बारे में दिया रहता है, इवन 10th क्या 9th में भी इसके बारे में दिया रहता है, GDP के बारे में। देखिए GDP क्या होता है, ये मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना। क्या है, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में जो उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसी को हम लोग GDP बोलते हैं। जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल में GDP, GNP, NNP इन सबको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है, बाकी आप अभी खुद से पढ़ सकते हैं, जैसा मैं हमेशा ही कहता हूं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, GDP को इसी तरीके से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 63 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा जो है वो स्पेशल ड्राइंग राइट, जिसको हम लोग SDR, यहाँ लिखा हुआ भी है SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट की पेटी में आती है ना, पेटी में आती है। देखिए यहाँ पर कौन कौन सा करेंसी है, US डॉलर आता है, ये भी उसका पार्ट है। ठीक है, अगर मैं US डॉलर की बात करूं तो ये भी उसका पार्ट है। जापानी येन ये भी उसमें आता है। ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स में। ब्रिटिश पाउंड ये भी आता है। ठीक है, चाइनीज रेनमिन भी चाइना का जो करेंसी आता है, यानी सारे ही आते हैं इसमें। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये उपरोक्त सभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए, तो ये सब आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 हो जाएगा। क्या, भारत में निम्नलिखित में से, है ना, हमने अभी कुछ क्वेश्चन देखे जो इकोनॉमिक्स से आ रहे हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स वैसे छोटा टॉपिक है जो नॉर्मल बिहार SSC या बिहार के एग्जाम में आता है, तो वो ज़्यादा करंट अफेयर से रिलेटेड इकोनॉमिक्स होता है। और कुछ इकोनॉमिक्स जो है आपका जो स्टैटिक टाइप का है इकोनॉमिक्स है, जैसे कुछ थ्योरी हैं, है ना, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, तो जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कह रहा है भारत में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र, है ना, ये थोड़ा एरर क्यों ले लेता है, जैव विविधता, ये आंसर यहाँ पर क्या होगा, जैव विविधता का तत्व नहीं, ये हो जाएगा तप्त स्थल है ना।
सॉरी, जिसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर देखें तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की दुनिया में 18 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, उनमें से 4 एशिया में हैं। इंडिया में क्या तो 2 पार्ट है, एक तो हिमालय और एक हमारा पश्चिमी घाट है। तो यहाँ भारत में पूछा तो ये क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट जो है वो एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, हिमालय वाला क्षेत्र भी है, ठीक है। और एशिया में कुल 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, दुनिया में टोटल 18 हैं। 65 कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाता है? देखिए आपने वाइटामिन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस में, विटामिन और उससे संबंधित जो रोग है वो एग्जाम में बार बार पूछा है, और विटामिन का जो रासायनिक नाम है ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये सब आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आज ही है ना इसका एक छोटा सा वीडियो आपको बना के दे दूँ 5-6 मिनट का, इसमें उससे संबंधित रोग और बाकी सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। वो मैं ज़रूर बना के दे दूंगा, आप वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। और मैं उसका क्वेश्चन भी आपको डाल दूंगा कि विटामिन से किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। खैर चलिए, तो यहां पर आपने एक क्वेश्चन देख लिया। तो रक्त का थक्का जमाने में कौन हेल्प करता है? ये है हमारा विटामिन के, ठीक है। तो विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनाने में है ना हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आप सॉरी तो रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के जो है वो हेल्पफुल होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे, वहाँ विटामिन सी, विटामिन डी है ना, तो इन सब के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करना रहता है। गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाले मृदा को क्या बोलते हैं? देखिए इस तरह की मृदा को बोलते हैं लोएस मृदा, लेकिन आपको सारे मृदा के बारे में नॉलेज हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो लोएस मृदा जो है वो रेगिस्तान में और उनके चारों ओर जो पवन धूल है उससे बेसिकली बनने वाले मृदा को क्या कहते हैं? लोएस मृदा कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 67 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन बेसिकली सही हैं, है ना। देखिए कथन क्या है, पढ़ लेते हैं। कह रहा 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ये बात सही है, ठीक है। तक्षशिला का राजा, ठीक है, ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। सिकंदर की मृत्यु जो है 332 बीसी, नहीं ये गलत है। देखिए सिकंदर की मृत्यु जो है वो 323 में हुई थी, ठीक है। और ये बेबीलोन है ना, बेबीलोन जो है ना, मैं चले ये जो बेबीलोन वाला क्षेत्र है वहां पर इनकी डेथ हुई थी 323 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल हमारा 1 और 2 हो जाएगा। तो 1 और 2 हमारा कहाँ? यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 3। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगेन ये एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो एंशिएंट हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस आपको देखेंगे। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में अलेक्जेंडर सबसे क्वेश्चन तो रहता है, प्लस ज़्यादा क्वेश्चन आपको बौद्ध, जैन और बाकी मौर्य साम्राज्य से, उसके बाद के जो कुछ साम्राज्य, खास करके जो एंशिएंट में गुप्त साम्राज्य है, ठीक है, उन सब के बारे में, उन सबसे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जिनको हम लोग ऑब्वियसली डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है वहाँ पर बिहार एसएससी 10+2 का बैच स्टार्ट हो गया है, आज से ही स्टार्ट हो गया है, ठीक है, आज 2 अक्टूबर से, ठीक है। वैसे तो आज जो है फेस्टिवल है, ठीक है, नेशनल हॉलीडे है, लेकिन वो गलती से चूँकि डेट रखा चला गया था तो बैच स्टार्ट हो गया। बाकी कल से बैच प्रॉपर चलेगा। जो लोग पूर्णिया या आसपास के क्षेत्र के हैं वो लोग ज़रूर बैच को ज्वाइन करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा जॉब में, है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक किताब किसने लिखी है? देखिए इनसे संबंधित एक और किताब ऑलरेडी बिहार एसएससी में पूछा गया है, और वो कौन है? रामचंद्र गुहा, ठीक है। रामचंद्र गुहा, उन्होंने गांधी पर 2-3 किताबें लिखी थी। एक तो ये हो गया इंडिया आफ्टर गांधी, है ना। एक किताब उन्होंने ये भी लिखा था गांधी, है ना, गांधी बिफोर इंडिया, है ना। एक ये भी लिखा था गांधी बिफोर इंडिया, भी उन्हीं की किताब है। गांधी बिफोर इंडिया जो है उनकी एक किताब है, आप इस किताब को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो रामचंद्र गुहा की किताब पूछी जाती है, खास करके ये, है ना। और एक तो गांधी जी से एक और किताब थी, है ना, गांधी, है ना, द टाइम चेंज द वर्ल्ड, है ना, ऐसे कुछ करके एक किताब भी है, द वर्ल्ड हिस्ट्री किताब है, तो वो भी किताब आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो गांधी से रिलेटेड उन्होंने 2-3 किताब लिखी थी, 3 किताब लिखे थे बेसिकली, आप उनको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 69।
निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है ना, फॉर्म इंडिया में क्या शामिल नहीं है। अच्छा, ये सीधा है कि यूनेस्को की इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज है ना साइट में है ना इंडिया में क्या नहीं है, तो ये ऐसा होगा। ठीक है, देखिए बेसिकली आप यहाँ क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा जो है यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में जो है वो नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये कौन कौन है, पहले ये देखते हैं। इसको तो पहले आप ठीक कर लीजिए, ये रमन नहीं होगा, रमन होगा, रमन। ठीक है, ये उत्तराखंड का एक उत्सव है, ये उत्तराखंड का क्या है, उत्सव है, तो आप ध्यान में रखेंगे ये उत्तराखंड का उत्सव है। और इसको जो है, ठीक है, अगर इसकी मैं बात करूं, इसको 2009 में 2009 में यूनेस्को वर्ल्ड है ना, यूनेस्को की जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट है उसमें शामिल किया गया था। संकीर्तन, ये भी पूछ लेता है इसका संबंध कहां से है। देखिए ये मणिपुर का है, कहां से है, ये हमारा मणिपुर से है, और इसको भी शामिल किया गया है इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में। ठीक है, तो ये मणिपुर का है, और इसको कब शामिल किया गया था, 2013 में। ये डेट भी पूछ लिया जाता है 2013 में। योगा को भी शामिल किया गया है ना, योगा 2016 में योगा को शामिल किया गया था इंटेंजिबल हेरिटेज में। ठीक है, बिहू नहीं है। देखिए बिहू जो है, तो आंसर हमारा ये जो कौन सा नहीं है तो वो हो जाएगा बिहू, क्योंकि बिहू हमारा जो है वो इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में नहीं आता है। बात समझ में आ रही है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें और भी ध्यान में रख सकते हैं, अगर मैं आपको कुछ और पॉइंट बताऊं जो इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में है, पहले मैं वो बता देता हूं। जैसे है ना दुर्गा पूजा है ना, दुर्गा पूजा इसको भी शामिल किया गया था। ठीक है, अगर मैं दुर्गा पूजा की बात करूं, खास करके कहां का, कोलकाता का दुर्गा पूजा, ये ध्यान रखिएगा। कौन सी जगह मनाया तो हर जगह जाता है, कोलकाता का दुर्गा पूजा, इसको 2001 में जो है यूनेस्को, देखिए कंफ्यूज नहीं करना, एक होता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वो तो किसी साइट को दिया जाता है ना, कोई जगह को दिया जाता है। ये यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल है ना साइट है। ठीक है, मतलब ये लिस्ट रहती है, लिस्ट है। तो इसमें जो है ना दुर्गा पूजा को जो है, कोलकाता का दुर्गा पूजा उसको 2001 में शामिल किया था। मैंने इधर तो आपको 3 बता ही दिए। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर आप देखें 1-2 और क्या क्या है, कुंभ मेला, हाँ कुंभ मेला ये भी शामिल है। कुंभ मेला 2017 में शामिल किया गया था ना, 2007, सारे इंपॉर्टेंट है। और हाल फिलहाल में है ना, अगर मैं कहूँ लास्ट में जो है इसको शामिल किया गया था, आई थिंक ये एक चीज़ आप ठीक कर लीजिएगा, लास्ट दुर्गा पूजा को ही किया गया 2021 में एक्चुअली किया गया था। तो अभी जो रीसेंट हमारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में जो शामिल किया गया है वो दुर्गा पूजा है, और वो 2021 का है। तो ये ध्यान रखिए 2021 में दुर्गा पूजा को शामिल किया गया। इसके अलावा आप यहीं से एक चीज़ और ध्यान में रख सकते हैं, ये तो हो गया इसका इंटेंजिबल का। अब होता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किसको शामिल किया गया है, देखिए अगर मैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसमें है ना पहले 40 थे, अभी 2023 में 2 और शामिल किए गए हैं। और 2 कौन से हैं, ठीक है, एक तो 2023 में शांति निकेतन को, तो आपका यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड है ना हेरिटेज साइट है ना, धरोहर स्थल जिसको हम लोग बोलते हैं हेरिटेज साइट, यानी कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल जो है साइट है ना, इसमें अभी शामिल किया गया 2023 में। टोटल कितने हो गए, टोटल इंडिया की अगर मैं बात करूं, भारत की अगर बात करूं, तो टोटल यहां 42 हो गए है ना। 2021 में लास्ट जो शामिल किया गया था रामप्पा टेम्पल और धोलावीरा जो है उसको शामिल किया गया था। ठीक है, वो 39वां और 40वां था। अभी 41वां और 42वां कौन सा है, तो 41वां जो है हमारा वो हमारा शांति निकेतन था, और 22वां जो है शांति निकेतन 2023 की अगर मैं बात करूं, इसमें अभी हमारा जो 41वां 41st जो है ये है हमारा शांति निकेतन, शांति निकेतन। ठीक है, जो आपको पता है कोलकाता बंगाल में है। ठीक है, और दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर इससे संबंधित है। और जो 42वां है ये कौन सा हमारा, तो ये होयसला मंदिर है। ठीक है, होयसला मंदिर, ये सब आपको करंट अफेयर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, होयसला मंदिर जो होयसल द्वारा जो मंदिर बनाया गया था वो, ये हमारा 42वां। तो आपसे 41वां और 42वां दोनों पूछा जा सकता है कि दोनों 2023 में शामिल किए गए। ठीक है, बाकी मैंने आपको 39वां बता दिया, 40वां धोलावीरा और रामप्पा टेम्पल जो है वो। ठीक है, होयसला टेम्पल कहाँ पर आपसे ये पूछ सकता है, तो ये याद रखेंगे कर्नाटका में है, यानी कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 70, है ना। तो 70 क्या है? 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? देखिए 1926 में जो इसकी स्थापना की थी भगत सिंह ने की थी। बाद में भगत सिंह और लोगों ने मिलकर के 1928 में क्या बनाया था? है ना, जिसको बेसिकली हम लोग बोलते क्या है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, ठीक है, एसोसिएशन, है ना, HSRA, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA, इसकी स्थापना की। ये भी पूछा जाता है आपसे, इसको भी आप जरूर याद रखेंगे। ये क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह और बाकी लोगों ने, जो क्रांतिकारी, उन्होंने मिलकर के की थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो आप जान लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है, अलग अलग साल को, हर अलग, मतलब जैसे 2022 है, 23 है, 24 है, ये इसको अलग अलग ईयर के रूप में घोषित करता है। तो 2017 को जो उन्होंने घोषित किया था, वो जो टूरिज्म है उसके सतत विकास, यानी पर्यटन के सतत विकास को जो है घोषित किया था, ठीक है। तो इसका आंसर तो हमारा ये हो जाएगा, पर्यटन का सतत विकास। आपसे 2017 नहीं पूछेगा क्योंकि 18 के एग्जाम में पूछा गया। आपसे 2022, 23 या 24 ये तीनों डिक्लेयर हो गया तो वो पूछ सकता है। देखिए पहले तो मैं 23 की बात करता हूं क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको, है ना, जो मोटे अनाज जिसको मिलेट कहते हैं, उसका अंतर्राष्ट्रीय ईयर, है ना, यानी कि मोटे अनाज का, ठीक है, 2023 को जो है मोटे अनाज जिसको हम लोग मिलेट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? मिलेट, इसका वर्ष घोषित किया है, ठीक है। इसके अलावा अगर 2024 की बात करें, आपसे 24 का पूछ सकता है। 24 को जो घोषित किया गया है वो कैमलिड्स, है ना, जो कैमलिड्स हैं, ठीक है, मतलब इस कैटेगरी में जो एनिमल आते हैं उसका अंतर्राष्ट्रीय ईयर जो है वो घोषित किया है। क्लियर, याद रहेगा, ठीक है, जरूर याद कर लीजिए। ये सब सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, जो अभी 2023 में हैं, 24 के हैं, पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में जरूर। आगे बढ़ते हैं। किताब उल हिंद पुस्तक जो है ये किसने लिखी थी? तो ये तो बहुत फेमस राइटर हैं, ठीक है। किसने लिखी थी किताब उल हिंद? ये लिखा था अल बरूनी ने, ठीक है। तो अल बरूनी की किताब है। अल बरूनी जो है भारतीय इतिहास में एक इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। और अगेन हिस्ट्री का टॉपिक है, हिस्ट्री के राइटर्स को हम लोग पढ़ेंगे अलग से कि हिस्ट्री के अलग अलग राइटर्स ने कौन कौन से बुक लिखे हैं, कौन कौन सी बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी लिखी गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 73, ठीक है। कह रहा है फरवरी 2017 में किस बैंक किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक में अनुसूचित बैंक, शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा दिया? देखिए ये था इक्विटास लघु वित्तीय बैंक, ठीक है। तो आपको ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिए, ये कोई इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में बस रख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा 74, धारणीय विकास। देखो धारणीय विकास को पहले तो आप ये समझिए, इसी को धारणीय विकास जो है इसी को हम लोग सतत विकास भी कहते हैं, ठीक है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, सतत, है ना। धारणीय का मतलब है सतत। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना किससे संबंधित है? ऑब्वियसली देखिए उपभोक्ता और ये सबसे तो है नहीं, ये जो निःशेषनीय स्रोत है, ठीक है, मतलब ऐसे स्रोत जो खत्म हो सकते हैं ना, जो नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। तो निःशेषनीय स्रोत जो है उससे संबंधित है। मतलब देखिए आप जानते हैं कि सस्टेनेबल गोल या फिर जो सतत विकास है, ठीक है, उसको लेकर के अभी बहुत सारी जो है ना, सबसे पहले तो इसका कॉन्सेप्ट जो ब्रिटलैंड आयोग बना था उसने दिया था, ठीक है। लेकिन अब सतत विकास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। बहुत बार जो अलग अलग कंट्रीज की मीटिंग होती है उसमें इस पर जोर दिया जाता है। सतत विकास का मेन उद्देश्य क्या है कि वर्तमान समय के जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, हम उसको इस तरीके से यूटिलाइज करें कि वो फ्यूचर के लिए भी बचा रहे। ये सतत विकास का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 75। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है, ठीक है, ये दिया हुआ है कि आश्रम और आय, मतलब ब्रह्मचर्य की बात करें तो देखिए ब्रह्मचर्य जन्म से, ऑब्वियसली जन्म से ये हमारा क्या है 25 वर्ष तक रहता है, ठीक है। गृहस्थ 25 से 50 का होता है, वानप्रस्थ 50 से 75, संन्यास ये तो ऑलरेडी मैच करके दिया है। तो आप ये तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, ठीक है, यहाँ 3 हो जाएगा, है ना, और डी का 4, ये रहेगा। बहुत आसान है, ये इसको ध्यान में रख लीजिएगा, ये बहुत आसान सी बात है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं
ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? कह रहा है कि किसको ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया, 76 हो गया। ठीक है, तो देखिए 76 हम किसको कर सकते हैं, तो ऊर्जा संग्रहण के, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन इसका हो जाएगा। देखिए इसमें हम लोग संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी, संधारित्र, अब देखिए ये सब, तो देखिए हम इसमें किसका किसका प्रयोग कर सकते हैं। एक्चुअली में अगर देखें तो हम सबका प्रयोग कर सकते हैं ना। ये हमारा संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी, संधारित्र, इन सबको किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो 76 का जो है वो चारों ही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 77। कह रहे ब्लू चिप कंपनी किसको, देखिए कोई भी कंपनी जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग होता है या फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होता है उसको ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर आसान है, कौन सा कंपनी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है, वो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होती है, इकोनॉमिकली वो बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 78। ठीक है, कह रहा है राजस्व में रैयतवारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। देखिए आप जानते हैं कि जब यहाँ पर ब्रिटिश है ना सरकार थी, ठीक है, तो उन्होंने अलग अलग तरह के कर इंट्रोड्यूस किए थे, जिसमें रैयतवारी एक सिस्टम था, जमींदारी था, महलवारी था, ये 3 बहुत फेमस था। रैयतवारी को इंट्रोड्यूस किया था 2 लोगों ने, एक तो अलेक्जेंडर था और दूसरा था जो इम्पोर्ट, अलेक्जेंडर का नाम कम रहता है, ठीक है, इनका नाम जो है, वैसे आंसर ये होगा यहाँ पर, ठीक है, लेकिन इनका नाम कम रहता है, मेन नाम रहता है थॉमस मुनरो का। ठीक है, थॉमस मुनरो का रहता है, और इन दोनों ने मिलकर के इसको किया था। ये कब, 1820 में। ठीक है, इन्होंने कब किया था, 1820 में किया था। कौन से क्षेत्र में किया था, इन्होंने मद्रास, मुंबई और असम वाला जो कुछ क्षेत्र है उधर है ना, तो यहां पर किया था इन्होंने, थॉमस मुनरो ने। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए, यहाँ आंसर अलेक्जेंडर हो जाएगा, लेकिन ऐसे इसका आंसर एक्चुअल जो ऑप्शन रहता है बाकी सब जगह वो थॉमस मुनरो रहता है। उसके अलावा हमने जैसा कहा कि एक जमींदारी भी है ना, जमींदारी बहुत फेमस है, ये भी जो है टैक्स कलेक्ट करने का, रेवेन्यू कलेक्ट करने का बहुत ही महत्वपूर्ण था। जमींदारी को जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था, कहाँ इसको किया था, किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, इसको किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसको शुरू किया था इसने। ठीक है, कॉर्नवालिस ने। अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको कब शुरू किया था, अगर आपको ये ध्यान रखना है तो 1793 में, 1793 में रखा था। उसी तरह एक हमने और कहा महलवारी। ठीक है, महलवारी सिस्टम, ये भी टैक्स रेवेन्यू का सिस्टम था, इसको किया था हॉल्ट मैकेंजी ने। किसने, है ना, है ना, इसको किया था हॉल्ट मैकेंजी, है ना, मैकेंजी ने, है ना, हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। ठीक है, इन्होंने कब किया था, हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में। ठीक है, 1822 में, है ना, तो इस समय किया था, आप ध्यान में रखेंगे। तो ये जो है वो कर के या रेवेन्यू कलेक्ट करने, राजस्व कर के अलग अलग थे, रूप थे। थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर ने मिलकर के रैयतवारी शुरू किया था, जमींदारी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इंट्रोड्यूस किया, महलवारी को हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में किया। बट इसको आपको और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 79। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है। देखिए आग्नेय चट्टान की बात करें, है ना, तो पेरिटोटाइड जो है ये है, पेरिडोटाइड, है ना, ग्रेनाइट ये भी है, कोरिया नहीं होता, ये स्कोरिया होता है एक्चुअली। ठीक है, SCO करके होता है, स्कोरिया, तो ये भी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। नहीं है कौन, इसका मतलब ऑप्शन डी ही नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन डी क्या है, सेल। ऑब्वियसली सेल जो है वो आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा नहीं है, सेल। हमको ज्योग्राफी में अलग अलग तरह के चट्टान के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80। महिला क्रिकेट ICC विश्व कप 2017 किसने जीता, ये तो याद होना ही चाहिए आपको, है ना। 2017 का हम ही ने जीता था, यानी भारत ने जीता था। ठीक है, तो महिला क्रिकेट जो ICC विश्व कप 2017 है वो इंडिया ने जीता था। बात समझ में आ रही है। लेकिन अभी आपसे पूछेगा क्या कि अभी जो 2022 का हुआ, वैसे 2021 में होने वाला था लेकिन नहीं हुआ, 22 में हुआ। और 22 अगर 2022 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये किसने जीता, ये जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, है ना,
ये ऑस्ट्रेलिया का ये 7वां खिताब था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इंग्लैंड को हरा करके, ठीक है। तो आपको 2022 वाला याद रखना है, 17 वाला अब याद रखना उतना ज़रूरी नहीं हो जाता, ठीक है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, ठीक है, 81। कह रहा है कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये अगेन 9th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। साइंस का जो स्टैंडर्ड है, देखिए मेजॉरिटी क्वेश्चन आपको अप टू 10th आएंगे, कुछ क्वेश्चन हायर क्लासेस के आते हैं, ठीक है, बट जनरल क्वेश्चन आपको अप टू 10, इवन ये सिलेबस में आपको लिखा हुआ है वो अप टू 10th ही आएगा बिहार एसएससी में। कागज का जलना, ये तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अच्छा ये पूछा ही यही है तो ये तो हो ही जाएगा, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण यहाँ क्या हो जाएगा, कागज का जलना ही। बाकी आप देख लीजिए वो नहीं है, नरम लोहे का चुंबकीय होना, जल में शक्कर का घुलना, ठीक है, ये गुना नहीं घुलना हो जाएगा, ठीक है, घुलना, ठीक है। उसके अलावा जल में बर्फ के घरों का बनना, तो ये सब आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन का है, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 82। कह रहे निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा जीबीपीएस तकनीक आधारित समुद्री प्रणाली आरंभ किया था। देखिए इसको किया था किस कंपनी ने, वो किया था रिलायंस ने, ठीक है। आप बस अगेन ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रख लीजिए, ठीक है, ये आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय परिषद का है ना जो है वो गठन करता है। देखिए राष्ट्रीय परिषद की अगर बात करें तो इसका गठन कौन करता है, ये करता है प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय परिषद का गठन किया जाता है, ठीक है, और वो उसके हेड भी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये कह रहा है कि है ना कि कौन से आईआईटी, एक्चुअली आईआईटी है ना, इसको ऐसे लिख लीजिए आप, कौन से आईआईटी संस्थान में एमबीबीएस पाठ्यक्रम को शामिल करने के लिए। देखिए एक्चुअली आईआईटी खड़गपुर ने ये घोषणा की थी, है ना, तो यहाँ खड़गपुर सीधा हो जाएगा आंसर, कि आईआईटी खड़गपुर ने ये घोषणा की थी कि वो अपने पाठ्यक्रम में एमबीबीएस को इंक्लूड करेंगे। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप याद रखें, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 85। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड के क्लास 10th में इसके बारे में मेंशन किया हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो हमारा हो जाएगा कहाँ, इंडोनेशिया, है ना। नहीं देखिए ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है ना, यहाँ ऑप्शन आपको एक ऑप्शन ये हो जाएगा कंबोडिया, ठीक है, इंडोनेशिया तो होगा ही नहीं, वो हो जाएगा कंबोडिया, ऑप्शन यहाँ गड़बड़ हो गया, ठीक है, तो कंबोडिया होगा, है ना। कंबोडिया का जो मंदिर है, कंबोडिया में जो मंदिर है, ठीक है, वो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है, जिसको है ना यहाँ पर कौन सा मंदिर है, वो है अंकोर वाट का मंदिर। आपको याद रखना है जो अंकोर वाट मंदिर है, ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है। 12वीं सेंचुरी में इसको बनाया गया था, ठीक है, और राजा सूर्यवर्मा ने बताया था। किसने बनाया था इसको, आप ये भी ध्यान रखेंगे, सूर्यवर्मन सेकंड, है ना, राजा सूर्यवर्मन जो है सेकंड ने इसको बनाया था, द्वितीय ने बनाया था, तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ था, आप इसको ध्यान में रखेंगे, वो ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 86। हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है। देखिए हड़प्पा की अगर बात करें तो वो कौन से नदी तट पर है। देखिए हड़प्पा की अगर बात, देखिए जितने भी सिंधु घाटी वाले है ना स्थल हैं, आपको ध्यान में रखना है कि वो कौन कौन से नदी पर हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ कुछ बता भी दे रहा हूँ आपको, पहले इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो ये हड़प्पा तो खैर रावी नदी के तट पर है, हड़प्पा कहाँ पर है, वो रावी नदी के तट पर है। लेकिन बाकी की अगर बात करें, जैसे सिंधु नदी के तट पर कौन सा है, तो ये है मोहनजोदारो, है ना, ये कौन है, मोहनजोदारो, ठीक है, या मोहनजोदड़ो जिसको आप बोलते हैं, मोहनजोदारो, ठीक है। तो मोहनजोदारो इस पे हो गया, ठीक है। उसके अलावा जो है इसके यहाँ पर चहुंद्रो भी है ना, चहुंद्रो भी है, चहुंद्रो, ठीक है, ये भी है ना। आमरी जो है वो भी सिंधु नदी के तट पर है, आमरी एक साइट है, ठीक है। ये सब इसमें आपने सुना होगा, नहीं भी सुना है तो यहाँ से ध्यान रख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा घग्गर एक नदी है, उस पर कौन सा है, घग्गर यहाँ पर नहीं दिया, घग्गर नदी पर जो है वो कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा जो है, कालीबंगा वो घग्गर नदी पर है, तो आपको ये याद रखना है कालीबंगा। उसके अलावा अगर देखें लोथल, अभी आपको ऑप्शन में आता है लोथल, जो कि गुजरात में है और वो भोगवा या भोगावा रिवर बोलते हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे लोथल कहाँ पर है,
तो उसको भोगावा या भोगवा रिवर भी बोलते हैं, आप ध्यान में रखेंगे। ये सब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और मतलब यहाँ पर ये है कि आपने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से पीछे भी क्वेश्चन था और यहाँ पर भी है, तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता याद रखना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े जल्दी से। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 87। कह रहा है KNO2, है ना, ये तो नाम पढ़ के ही पता चल रहा है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये पोटेशियम नाइट्रेट आपको दिख रहा है ना, ये क्या हो जाएगा K और NO2 तो पोटेशियम नाइट्रेट का है, ठीक है। बाकी सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर डाइऑक्साइड, ये बहुत सिंपल कंपाउंड है केमिस्ट्री का जो आपको ध्यान में रहना चाहिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है, कि सैंडलवुड आंशिक मूल परजीवी होता है, ये तो सही है, ठीक है। कैस्क्यूटा जो है वो परजीवी होता है, ये भी सही है, ठीक है। और नेफेंथस जो है वो मांसाहारी होता है, ये भी सही है। फंगस स्वपोषी नहीं होता, फंगस परपोषी होता है, ये ध्यान में रखना है। फंगस की लगभग सारी जो है, ठीक है, स्पीसीज हैं, वो सारे क्या होते हैं, वो परपोषी होते हैं। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, E4, ये गलत है, मतलब आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 89। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। देखिए कौन सा गैस बेसिकली गैसीय नहीं है, कौन सा गैस जो है वो वायु प्रदूषण कॉज नहीं करता है ना। तो कौन सा गैस हो जाएगा जो वायु प्रदूषण नहीं करता है। सल्फर डाइऑक्साइड, भाई ये तो करता ही है, बहुत बड़ा है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड है ना, हाइड्रोकार्बन ये भी करता है, धुआं करता है। यहाँ हाइड्रोकार्बन, अगर इस ऑप्शन को देखें तो यहाँ हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ये सब तो करता है, हाइड्रोकार्बन नहीं करता, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 90 कह रहा है किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए चलाया था। देखिए ऑपरेशन दुर्गा जो है ये अब तो पुराना खैर स्कीम हो गया, ठीक है। ऑपरेशन अगर दुर्गा की अगर मैं बात करूं, ये चलाया था हरियाणा सरकार ने। किसने चलाया था, हरियाणा ने। तो याद रखिएगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये सब, तो आपको इसको याद रख लेना है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं जो राज्य सरकार चलाती है उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। सुनहरी गोल्डन चावल जो है वो क्या है, ठीक है। अब पूछा है कि आपको सुनहरी गोल्डन चावल जो है वो क्या है, तो यह एक तरह का क्या है, ट्रांसजेनिक चावल है। आपको ध्यान में रखना है, सुनहरी गोल्डन चावल जो है एक तरह का ट्रांसजेनिक चावल है कि किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए, है ना, कैरोटीन के तत्व बेसिकली उपलब्ध रहते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये एक ट्रांसजेनिक चावल है जिसमें क्या रहता है, कैरोटीन उपलब्ध रहता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इससे 2 बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है, ठीक है, बिहार एसएससी में, आगे भी पूछ सकता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। देखिए उस समय अगर नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो उस समय राजीव कुमार थे, ठीक है। लेकिन आपको ऑब्वियसली उस समय का तो नहीं पूछेगा, है ना, आपको पूछेगा अभी का। तो अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सीईओ, है ना, कौन है। देखिए अध्यक्ष तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष और सीईओ आपको याद रखना होता है, ठीक है। तो उपाध्यक्ष अभी कौन है, ये है सुमन बेरी, है ना, ये कौन है, सुमन बेरी, है ना। तो उपाध्यक्ष हमारे कौन है, ये सुमन बेरी हैं। और अभी सीईओ नए बने हैं तो वो हैं BVR सुब्रमण्यम। कौन है, तो ये है सुब्रमण्यम, है ना, सुब्रमण्यन, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 93। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। मैं पहले भी कई वीडियो में बोल चुका हूं कि भारत का जो मंथ है, हिंदी मंथ है, हिंदी कैलेंडर आपको याद होना चाहिए। आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो कोई भी फेस्टिवल है वो हिंदी कैलेंडर के कौन से महीने में पूछा जाता है, क्योंकि ये कई एग्जाम पूछ चुका है। जैसे अब मैंने पहले भी कहा था, जैसे रक्षाबंधन पूछ लिया कि वो कौन से दिन या कौन से महीने के कौन से दिन में। तो जैसे रक्षाबंधन आप देखें तो श्रावण मास के पूर्णिमा में मनाया जाता है। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि दीपावली कब मनाया जाता है, कार्तिक महीने के अमावस्या में मनाया जाता है। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो पहला में ये तो कह रहा है आसान बहुत क्वेश्चन है कि पहला महीना कौन सा होता है, तो वो तो आपका पता है कि पहला महीना होता है चैत्र, है ना, ये तो बहुत आसान है ना। इस हिंदी के 12 महीने आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। मानव रक्त में पीएच का साधारण, देखिए मतलब मानव रक्त का पीएच पूछा है। देखिए मानव रक्त का पीएच एक्चुअल में होता कितना है, ये 7.4 होता है।
लेकिन ऑप्शन देखें तो 7.4 नहीं, तो आसपास जो है वो मार दीजिए, तो 7.5 to 8 है, तो आप इसको टिक कर देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बाकी और भी अलग अलग चीज़ों का पीएच मान पूछता है, उसको आप ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। सॉरी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हमारा क्या है 95, पुस्तक आई डू वॉट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉर्ट के रचयिता कौन है। देखिए इसके रचयिता बहुत फेमस व्यक्ति हैं, कौन है ना, आरबीआई के ये पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, है ना, तो ऊपर तो नहीं है, नीचे इनका आंसर होगा, हाँ यहाँ पर है रघुराम राजन, आरबीआई के पूर्व गवर्नर, बहुत न्यूज़ में भी ये रहे थे, ठीक है। तो रघुराम राजन जो है इन्होंने ही वो किताब लिखी है, ठीक है। तो आप एक बार फिर से किताब का नाम जो है वो रिवाइज कर लेंगे, आई डू वॉट आई डू ऑन रिफॉर्म, ठीक है, रिटोरिक एंड रिजॉर्ट के रचयिता, तो ये कौन है, रघुराम राजन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 96, जब एक अर्थव्यवस्था, है ना, ये प्रीति नहीं होगा, ये गलत है, मुद्रास्फीति होगा, ठीक है। तो मुद्रास्फीति की अगर स्थिति आ जाती है, ठीक है, तो कह रहा है कि दबाव से गुजर रही हो तो उसको क्या उपाय अपनाने चाहिए। देखिए उसको क्या उपाय वो कर सकता है, प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, ब्याज दर घटा देना चाहिए, सार्वजनिक व्यय बढ़ा देना चाहिए। देखिए एक ही तरीका है आपको मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का, वो है कि आप प्रत्यक्ष कर को बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो प्रत्यक्ष कर को बढ़ा देना ही जो है वो सही है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो केवल ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, केवल ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा, है ना, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 97, कह रहा है तेज क्या है। देखिए तेज जो है वो क्या था, अगर मैं तेज की बात करूं, है ना, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया 97। तो तेज जो है वो एक डिजिटल पेमेंट, आपने शायद यूज़ किया, अगर नहीं भी किया तो एक डिजिटल पेमेंट ऐप है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगले पे ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो ये सब आपको याद नहीं करने, बस देखना है कि इस तरह के करंट अफेयर्स, यानी कि आपको एग्जाम में अगर आप अभी तक अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसमें अच्छे खासे 10 से ज़्यादा करंट अफेयर्स बिहार दरोगा के एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। बिहार एसएससी में थोड़े कम पूछे जाते हैं, बिहार दरोगा में ज़्यादा पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा चंगेज खान का समकालीन है। देखिए चंगेज खान की अगर बात करें, है ना, आपको पता है एक मंगोल शासक था, पहले तो ये ध्यान लीजिए चंगेज खान जो है एक मंगोल शासक था, और भारत में बहुत सारे मंगोल आक्रमण हुए हैं। तो चंगेज खां के समकालीन कौन था, वो था इल्तुतमिश, है ना, ये दिल्ली सल्तनत का आपको पता है कि दूसरा सम्राट था, ठीक है। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का ही दामाद था इल्तुतमिश, और वही सत्ता में आया, ठीक है। और ये बात है 1200 करीब 21 की बात है, ठीक है, जिस समय कहा जाता है कि चंगेज खां जो है वो उन्होंने सुल्तान, है ना, जलालुद्दीन, वो वहाँ से भाग गए थे, ठीक है, उसको है ना, उसको खोज, समरकंद का सुल्तान था जलालुद्दीन, उसको खोजते हुए वो सिंधु के तट पर आ गया था, और ऐसा लग रहा था वो भारत पर भी आक्रमण करेगा, बट है ना इल्तुतमिश ने उस चीज़ को बचा लिया, ठीक है। तो इल्तुतमिश इस चीज़ के लिए भी प्रसिद्ध है ना, कि उसने मंगोल आक्रमण से भी भारत को बचाया था, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 99 है, क्या एनएफटीए के सदस्य हैं। देखिए एनएफटीए की पहले बात करें, एनएफटीए है क्या, ठीक है, एनएफटी, है ना, एनएएफटीए होगा, सॉरी, एनएएफटीए, नाफ्टा आप इसको कहते हैं, ठीक है। देखिए नाफ्टा की अगर मैं बात करूं तो फुल फॉर्म इसका क्या है, इसका है नॉर्थ एटलांटिक, है ना, नॉर्थ एटलांटिक, सॉरी एटलांटिक, है ना, नॉर्थ एटलांटिक, है ना, फ्री ट्रेड, क्या है, फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ठीक है। ये क्या है हमारा फ्री ट्रेड एसोसिएशन, एक्चुअली एग्रीमेंट था, ये एग्रीमेंट था एक तरह का, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट हो जाएगा, है ना। तो नाफ्टा जो है ये 3 देशों ने मिलकर के बनाया था, और ये कब बना था, ये बना था 1994 में। और इसके मेंबर कौन है, देखिए यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखें, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएसए, कनाडा और मेक्सिको जो है वो इसका सदस्य है नाफ्टा का। कब बना था, 1994 में। फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ एटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और हम लोग आज का आखिरी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा कितना, 900, सॉरी। तो ये हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता, आपने निजता सुना होगा ना, निजता, है ना, ये बहुत न्यूज में रहता है, जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में प्राइवेसी, ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइवेसी।
तो प्राइवेसी को जो है मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया। राइट टू प्राइवेसी जो है आज अब एक मौलिक अधिकार है। ये 2017 में इसको शामिल किया गया था। 2017 का एक जजमेंट था, उसमें इसको शामिल किया गया था। ठीक है, ये कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? ये अनुच्छेद 21, जिसमें हमारा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वाला जो है उसी में, ठीक है, ये राइट टू प्राइवेसी को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे संविधान के अनुच्छेद जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने बिहार दरोगा का 2018 का प्री का पेपर जो है ये फर्स्ट शिफ्ट का था। ठीक है, इसको हमने कंप्लीट किया है। अभी जितने भी शिफ्ट में हुए हैं 2018 के बाद जो भी एग्जाम हुए, 21 में, 22 सब में भी एग्जाम हुआ है, और मेंस 18 का जो हुआ है, उन सभी के क्वेश्चंस आपको इसी तरह 50-50 करके मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। थोड़ा आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सपोर्ट करिए। आप जानते हैं ये चैनल, देखिए ऑफलाइन बैच क्लास तो हमारा बहुत सालों से यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, यहाँ के जो डायरेक्टर सर चला रहे हैं, बट ऑनलाइन अभी अभी स्टार्ट हुआ है। अभी आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम आपके लिए काम कर पाएंगे। तो बाकी आप सपोर्ट करिए, चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। जय हिंद, धन्यवाद।